अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट इमरान जावेद और मेरे साथ हैं सहरियाब अफरीदी। सो नाज़रीन, आज भी फुटबॉल की दुनिया से कुछ अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। प्रीमियर लीग के एक दिलचस्प मैच में चेल्सी ने फुलहैम को 2-0 से नॉकआउट कर दिया। बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदने के बाद सऊदी अरब की दुनियाई फुटबॉल के बड़े रेफरीज पर भी नजर। रियल मैड्रिड की न्यूकैसल के स्टार्स खिलाड़ियों को खरीदने में दिलचस्पी। चेल्सी को बिल आकर फ्रंट ऑफ द शर्ट स्पॉन्सर मिल गया। ज़िलाटान इब्राहिमोविच के एसी मिलान में वापस आने की खबरें गर्दिश करने लगी। बार्सिलोना के नौजवान खिलाड़ी की शानदार परफॉर्मेंस के बाद उनके मुआहदे में तोसीह कर दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से मुतल्लिक भी कुछ खबरों से आपको आगाह करेंगे। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे प्रीमियर लीग के काफ़ी दिलचस्प मैच के और चेल्सी ने फुलहैम को जो है 2-0 से नॉकआउट किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा और दिलचस्प मैच रहा। मैच के बारे में मजीद डिस्कशन करेंगे सहरियाब अफरीदी के साथ। अफरीदी, यहाँ आपने देखा कि चेल्सी ने लीग का दूसरा मैच जीता है और काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया इस मैच में। जी बिल्कुल, जैसे कि 2021 के बाद ही इनके जो मसले मसाइल हैं वो शुरू हो चुके थे और 1 बिलियन स्पेंडिंग के बाद भी जो अभी न्यू ओनरशिप आई है उन्होंने 1 बिलियन की ख़रीदो फरोख्त की है खिलाड़ियों को, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं जीत पा रहे और सबसे मेजर जो इशू इनको आ रहा है वो गोल स्कोरिंग का है। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि मॉरिसियो पोचेटिनो, जिसका जो इससे पहले 6 मैचेस लीग में खेल चुके थे, 7वां मैच था, तो सिर्फ एक ही मैच जीत पाए थे और इवन उन्होंने भी बार बार एडमिट किया कि जितना इस मैच से पहले तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जितना मुझे लगा था कि टाइम लगेगा और जो मसले मसाइल और जो मेरी टैक्टिक्स थी उसको इम्प्लीमेंट करने में, उससे ज़्यादा जो हैं वो मसले हैं और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो एटलीस्ट जब आप जीतते हैं तो उससे जो है एक तो फैंस खुश होते हैं, दूसरा ओनरशिप जो है वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती है। वरना तो चेल्सी की ओनरशिप का हमेशा से यही एक तरीक़ाकार रहा है कि मैनेजर मैच नहीं जीत रहा तो उसको सैक करके उसको रिप्लेस कर दो। और अगर कल के मैच की बात करूं फ्रीदी, तो चेल्सी इससे ज़्यादा भी गोल्स कर सकता था क्योंकि काफ़ी चांसेस उन्होंने मिस किए और बिल्कुल नज़दीक आकर जहां पर वो बआसानी गोल कर सकते थे। जी बिल्कुल व्यूअर्स, जैसे इमरान ने कहा एग्जैक्टली यही चीज़ जो है वो चेल्सी को डैमेज कर रही है, हर्ट कर रही है पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से, कि गोल स्कोरिंग जो है वो एंड प्रोडक्ट, बल्कि इनका नंबर 9 का तो कर्स है। मतलब जो बंदा भी इनकी स्ट्राइकर की शर्ट पहनता है, नंबर 9 लिखी हो उस के ऊपर, वो तो बहुत बड़ा स्टार भी आ जाए तो फ्लॉप हो जाता है चेल्सी में। और हमने ये बारहा देखा, लुकाकू 2 बार आ चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टार्स, अभी जैक्सन जो हैं वो भी साफ नज़र आ रहा है कि फ्लॉप हो रहे हैं। ब्रोया के ऊपर इन्होंने मतलब बहुत उनके साथ पेशेंस का मुजाहरा किया और जब प्री सीज़न भी था तो जो कोच पोचेटिनो हैं उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप कोई और स्ट्राइकर, क्योंकि जैक्सन का एक अल्टरनेटिव आप नहीं रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ब्रोया है और उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बड़े अरसे से वो क्लब का एक यूथ प्रोडक्ट है, तो मैं उसको भी चांस दूंगा। बिलाखिर वो इंजरी से वापस आए, उनको चांस मिला। उन्होंने गोल तो एक बहुत इजी मिस कर दिया था शुरू में ही, जो कि उन्होंने मूव तो बड़ा अच्छा बना। अब चेल्सी का जो मसला है, इवन जो जाओ फिलिक्स को भी उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड से 1 मिलियन लोन पे लिया था, उनका भी ये इशू था कि वो पूरा मूव बना लेते थे ऑलमोस्ट। जब उन्होंने गोल के अंदर बॉल को फेंकना होता है, वहाँ पे आके ये सारा मसला क्रिएट हो रहा है। एंजो फर्नांडिस जैसे प्लेयर जिन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप दिलवाने में अहम किरदार अदा किया, उनसे आप देखेंगे किस तरह का चांस प्रीवियस मैच में ऐसा ही है कि बड़ा आसानी से वो गोल कर सकते थे। अगर थोड़ी सी तामुल मिजाजी वहाँ पे दिखाते तो शायद 3-0 से जो है फुलहैम को वो शिकस्त देते। सो नाज़रीन, मैच के स्टैट्स के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं जिसमें आप जान सकेंगे कि कितने शॉट्स ऑन टारगेट किए गए। सो नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शॉट्स जो है फुलहैम की तरफ से 10 लगाए गए हैं, जबकि अगर चेल्सी की बात करूँ तो 11 टाइम जो है यहाँ पर शॉट्स लगाए गए। शॉट्स ऑन टारगेट की बात करूँ तो 3 टाइम जो है वो कोशिश की गई है फुलहैम की तरफ से, जबकि 4th टाइम जो है वो शॉट्स ऑन टारगेट जो है चेल्सी की तरफ से रहा। पोजेशन 56% जो है वो फुलहैम के पास रहा, 44% जो है वो पोजेशन रहा चेल्सी के पास। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है एक अच्छी कामयाबी हासिल किया था कि जिस तरह शॉट्स ऑन टारगेट किए, जिस तरह की फैसिलिटी उनको वहाँ पर मिल रही थी,
थी, चेल्सी वहाँ पे गोल्स कर सकती थी, लेकिन बिलाखिर उन्होंने कामयाबी तो अफरीदी हासिल कर ही ली। जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टैट होता है वो होता है गोल्स के खाने वाला, कि वो किसकी तरफ है। बेशक आप के पास सिर्फ 15% बॉल हो पूरे मैच में, आपके टोटल टचेस जो हैं वो सिर्फ 100 हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप एक काउंटर अटैक करके 1-0 से जीत जाते हो तो मैटर वही करता है। अब चेल्सी के लिए खुशाइंद बात यह है कि बेशक उन्होंने चांसेस तो वो हर मैच में मिस कर रहे हैं, हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि वो चांसेस के ऊपर चांसेस मिस कर रहे हैं, लेकिन इस मैच में अगर चांसेस मिस किए तो उन्होंने फिर गोल्स भी स्कोर किए हैं। और ब्रोया ने अगर मिस किया है शुरू में तो बाद में उन्होंने वो जो पहला गोल में भी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन दूसरा जो खुद भी उन्होंने स्कोर किया था, उन्होंने प्लेयर्स से गलती करवाई और फिर गोल भी स्कोर किया। और प्रीमियर लीग में उन्होंने दूसरी कामयाबी हासिल की है, लेकिन उनको मजीद इस लीग के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जो है मजीद मैचेस जीतने होंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल की अगर बात की जाए तो पिछले मैचेस की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार परफॉर्म करते आए हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन अगर इस मैच की बात करें अफरीदी तो कहाँ पर इन्होंने गलती की है, कहाँ पर वो लूज़ कर रहे हैं? असल में जो इनका आपने जैसे कहा कि पिछले मैचेस में काफ़ी अच्छा खेल रही है और इवन आर्सेनल को भी टफ टाइम दिया था, लेकिन चेल्सी जो कि आउट ऑफ फॉर्म है और इतने चांसेस मिस करी है, उनके खिलाफ क्या हुआ। अब लंदन डार्बी भी थी एक तरह से, दोनों लंदन बेस्ड क्लब्स हैं। अब जो दोनों गोल्स हुए हैं चेल्सी के, वो दोनों जो थे वो जो फुलहैम के प्लेयर्स की गलतियां थी और थोड़ा सा स्ट्रक्चरली भी जो था वो इस मैच में आउट ऑफ प्लेस नज़र आए खिलाड़ी उनके। मतलब बाकी मैचेस में आप देखेंगे तो उनकी जो शेप होती है खिलाड़ियों की, अपने अपने पोजीशन को वो बहुत अच्छे तरीके से ऑक्यूपाई करते हैं और स्पेसेस बिल्कुल भी इनकी टीम में नज़र नहीं आती। जैसे अगर आप आर्सेनल के मैच का एग्जांपल ही ले लें तो उसमें आर्सेनल को इनको टेयर अपार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और उसके बावजूद भी उस तरह से कामयाब नहीं हुई। अब इस मैच में यही लग रहा था कि चेल्सी को भी बहुत मुश्किल होगी इनके खिलाफ गोल स्कोर करने में। ना सिर्फ उनको आसानी हुई बल्कि उन्होंने खुद ही प्लेट पे रख के उनको दोनों गोल्स दिए। सो नाज़रीन अगर फिलहाल के इस मैच की बात करें तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए उनके मैनेजर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को जो है एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पर टीम की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि टीम को जो है एक टीम वर्क नज़र नहीं आया, लेकिन अगले मैचेस में जो है इनको इन कमियों को दूर करना पड़ेगा, तभी ही जो है इस लीग के अंदर वो अपने आप को कामयाबी दिलवा सकेंगे। तो लेकिन नाज़रीन अगर इस मैच की बात करूँ तो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच की अगर बात करूँ तो लेवी कोलवेल को जो है मैन ऑफ द मैच करार दिया गया और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। तो नाज़रीन उनके स्टैट्स के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। सो नाज़रीन लेवी कोलवेल के स्टैट्स की बात करूं तो असिस्ट उन्होंने 1 टाइम किया, जबकि एक्यूरेट पासेस की बात करूं तो 82% यहां पर रहा, जबकि क्लियरेंस की बात करूं 3 रहा और रिकवरीज यहां पर 5 टाइम उन्होंने की है और स्टैट्स भी उनके काफ़ी शानदार रहे। सो नाज़रीन आपने लेवी कोलवेल के शानदार परफॉर्मेंस भी देखी और स्टैट्स भी देखे और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और अपनी टीम की तरफ से हमेशा ही शानदार परफॉर्मर बन के बाहर निकलते हैं। और नाज़रीन प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो नाज़रीन प्रोग्राम में गोल्डन बूट की लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर एक नज़र डालेंगे और सबसे पहले जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वह सऊदी अरब की तरफ से आई है। सऊदी अरेबिया हैव अप्रोच्ड लीडिंग प्रीमियर लीग रेफरीज इंक्लूडिंग माइकल ओलिवर एज वेल एज सिमन मार्सिनिक। सो अफरीदी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सऊदी प्रीमियर लीग बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदने के बाद अब उसने रेफरीज के ऊपर भी नज़र अच्छे तरीके से जमा ली है। जी बिल्कुल, और सऊदी प्रो लीग का पूरा एक प्लान है, जैसे हम बार बार अपने शोज भी मेंशन कर चुके हैं कि उन्होंने किस तरह पूरा स्ट्रक्चर किया है। लोगों को लगा कि सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले आए हैं और बस है, बात इधर तक ख़त्म हो गई है, क्योंकि MLS जो होती है, MLS मोस्टली उनका देखा गया है कि वो एक ही प्लेयर के ऊपर फोकस करती है। इससे पहले डेविड बैकहम और ज़्लाटान इब्राहिमोविच इस तरह के खिलाड़ी, अभी मेसी बहुत ही मेगा स्टार चले गए हैं। लेकिन अगर आपने पूरी एक लीग को उसके अराउंड अगर आप बनाते हैं और प्लेयर्स भी लेके आते हैं तो बाकी कंपटीशन भी अच्छी हो जाती है। तो सऊदी प्रो लीग यही कर रही है कि उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करने का अभी ज़िम्मा लिया है और उन्होंने फ़ुटबॉल को एक एवेन्यू बना रहे हैं कि वो इनकम जनरेट कर सके, क्योंकि ऑयल मनी जो है वो हमने देखा कि बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ जो थे उनका जब ऑयल रिजर्व्स ख़त्म हुए तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अब उससे सीख के जो है UAE और सऊदी अरब जो है स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं और टूरिज़म वगैरह में भी जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सऊदी अरब का कि सिर्फ प्लेयर्स तक वो नहीं रुके, उन्होंने प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा ख़रीद लिए हैं और अब रेफरीज भी ख़रीद रहे हैं। उन्होंने इवन इंटरनेशनल कोच जो हायर किया है वो भी इटालियन जो है वो लेजेंडरी कोच को हायर किया है। और अब ये इवन मार्सिनियक जो हैं उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो अभी कतर में हुआ था उसका फ़ाइनल भी रेफरी किया था।
माइकल ओलिवर भी हम देखते हैं हर वीकेंड काफ़ी शानदार अंपायर हैं। तो अगर ये भी ले आए ये अंपायर्स तो आप देखें कि जजमेंट की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। जी अफरीदी के सऊदी अरब की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है फुटबॉल के अंदर, और अगर उसके इकदाम देखे जाए तो वाकई वो सराहने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े नाम उन्होंने लीग्स में शामिल तो करी, लेकिन अगर ओवरऑल मैनेजमेंट को देखा जाए, रेफरीज को देखा जाए तो उसको भी बेहतर बनाने के लिए अब वो बड़े बड़े रेफरीज के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि चेल्सी की तरफ से आई है। और चेल्सी फाइनली अनाउंस न्यू शर्ट स्पॉन्सर आफ्टर प्लेइंग विद प्लेन शर्ट। और फाइनली अफरीदी चेल्सी ने भी जो है नए स्पॉन्सर के लिए जो है शर्ट को जो है उसकी अनवीलिंग कर दी है। जी बिल्कुल, जैसे कि चेल्सी ने जब जुलाई में अपना शर्ट रिवील किया था इस सीज़न के लिए तो वो ब्लैंक था। मोस्टली जो होता है फ्रंट ऑफ द शर्ट स्पॉन्सर होता है सारे क्लब्स का। इससे पहले उनका 3 टेलीकॉम था यूके का, उनके साथ 3 साल एग्रीमेंट जो था वो इस साल ख़त्म हो गया था। तो वो जल्दी नहीं करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे क्योंकि इनके जो न्यू ओनर है टॉड बोली वो काफ़ी वाइज एक बंदे हैं और उनको इन्वेस्टमेंट का पता है कि किस तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेनी है। तो उन्होंने टाइम लगाया, 6 मैचेस ऑलरेडी हो चुके थे और उसके बाद ही जब कोई अच्छी डील उनके पास आई तो अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया। इन्फिनिट एथलीट जो कि एक बायो मैकेनिक इंजीनियरिंग कंपनी है, उनके साथ उनकी डील हुई है $48.8 मिलियन की, जो कि बकाया जो अभी सीज़न रहता है उसी की होगी। मोस्टली जो है वुमेंस मैच जो था इनका जो WSL शुरू हुआ है टॉटनहम के साथ चेल्सी का, उसमें रिवीलिंग थी शर्ट की। और इस मैच में हमने देखा कि चेल्सी मेंस प्लेयर्स ने भी इन्फिनिट एथलीट के साथ ही इस मैच को खेला। सो फाइनली नाज़रीन चेल्सी ने काफ़ी देर तो प्लेन जर्सी पहनी, लेकिन अब स्पॉन्सर के बाद उन्होंने नई शर्ट की अनवीलिंग भी कर दी और अब अगले मैचेस में जो है वो इस शर्ट के साथ आपको मैदान में नजर आएंगे। लेकिन चलते हैं अपनी अगली लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ। रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन न्यूकैसल स्टार अलेक्जेंडर इसिक एंड ब्रूनो गोमेरिश। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रियल मैड्रिड ने दूसरी टीम्स के बड़े बड़े स्टार्स को भी जो है वो एक दिलचस्पी शो की है यहाँ पर अफरीदी। जी बिल्कुल, रियल मैड्रिड जो है वो एक यंग टीम के साथ अभी जा रही है और मोस्टली यंग खिलाड़ी ही उनकी टीम में है। लेकिन हमने देखा कि इसैक जब से न्यूकासल आए हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस मैच आफ्टर मैच दे रहे हैं। इवन अगर आप EFL कप व्यूअर्स देखें तो उसके एंड पे जब उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को हराया तो अर्लिंग हालैंड ने उनसे शर्ट मांगी अलेक्जेंडर इसैक से। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। और ब्रूनो गोमेरिश भी पिछले सीज़न भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे, अब इस सीज़न भी। अब रियल मैड्रिड जो है ऑलरेडी स्ट्राइकर की तलाश में है, तो इसैक तो बहुत ही परफेक्ट फिट मुझे लग रहा है कि अभी करंटली होंगे कि वो होसिलू के साथ कंबाइन करे। शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी वो एक वर्ल्ड क्लास स्टार बन सकते हैं। सो नाज़रीन आपने देखा कि खिलाड़ियों का मैदान में तो मुकाबला होता है, लेकिन अगर क्लब्स लेवल की बात की जाए तो दूसरे क्लब्स में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर क्लब यही चाहता है कि उन खिलाड़ियों को अपने क्लब के लिए लेकर आएँ और एक अच्छा इकदाम है और एक अच्छी ऑफर्स भी की जाती हैं। सो नाज़रीन बार्सिलोना टैलेंट लामीन यमाल साइंस न्यू कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अंटिल जून 2026 और अफरीदी यहाँ पर लामीन यमाल के साथ बार्सिलोना ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तोसी कर दी है। जी बिल्कुल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मुझे पर्सनली मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट खिलाड़ी अगर कहें तो वो हैं, बहुत ही शानदार खेलते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप देखें कि बार्सिलोना के लिए लामीन यमाल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनके रिलीज़ क्लॉज 1 बिलियन रखा हुआ है। गावी के बाद अब दूसरा ऐसा खिलाड़ी है कि उनका जो रिलीज़ क्लॉज है वो 1 बिलियन, ताकि कोई दूसरा क्लब सोच भी ना सके इनको ख़रीदने के लिए। जब आप ये रिलीज़ क्लॉज के बारे में व्यूअर्स थोड़ा सा बता दूं कि ये क्लब जब एक रिलीज़ क्लॉज आपके साथ रखता है तो प्लेयर अगर किसी और क्लब में जाना भी चाहे, उनकी ख्वाहिश भी और वो क्लब भी ख़रीदना चाहे, तो फिर जो जिस क्लब में वो करंटली होता है तो वो क्लब डिमांड करता है कि आप इसका रिलीज़ क्लॉज पे कर दें हमें और चला जाए। मतलब उस तरीके से आप जा सकते हैं, वरना जब तक आपको क्लब बेचना ना चाहे आप नहीं जा सकते। तो इसलिए बार्सिलोना ने इनके साथ 1 बिलियन रिलीज़ क्लॉज रखा है ताकि कोई इनको ख़रीदने का सोच भी ना सके इनके विश के बगैर। और दूसरा मुझे जो पर्सनली लगता है कि 2026 तक तो ये थोड़ा सा अजीब है कि मैं पर्सनली चाहूँगा कि लामीन यमाल एटलीस्ट 2028-2030 तक इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के ये खिलाड़ी हैं और मेसी के बाद मुझे लगता है अगर कोई स्टार इनको मिले, वैसे तो ये लेफ़्ट फुटेड है, मेसी भी लेफ़्ट फुटेड थे, तो मुझे लगता है वो जगह जो है वो एटलीस्ट
कुछ है इसमें जो वो जगह पे आए हैं और वो फिल भी कर सकते हैं। अब मेसी का लेवल अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसमें। जी, अगर लमीन यमाल की बात करें नाज़रीन, तो बिल्कुल यंगर खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि बार्सिलोना मज़ीद 2026 के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मज़ीद तोसी करेगा। सो नाज़रीन, गोल्डन बूट की अगली लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं और अगली अगर न्यूज़ की बात करूँ नाज़रीन, तो ज़ल्तान इब्राहिमोविच कुड रिटर्न टू हिज बिलव्ड AC मिलान। सो यहाँ पर आप देखें कि इब्राहिमोविच ने जो है वो दोबारा से जो है वो वापसी की है इस AC मिलान के अंदर। वापसी का मतलब एक तरह से सोच भी रहे हैं और AC मिलान ने उनको ऑफ़र भी किया है। अब मोस्टली व्यूअर्स को लगता होगा कि एज अ प्लेयर आएंगे, नहीं एज अ प्लेयर नहीं आएंगे। अब उन्होंने जो हैं अपने बूट्स हैंग कर दिए हैं, 41 ईयर्स के हैं और काफ़ी शानदार इनका लेजेंडरी कैरियर था AC मिलान के साथ। एज अ प्लेयर काफ़ी अचीवमेंट इन्होंने की थी, लेकिन अब एज अ मैनेजमेंट में आना चाह रहे हैं। डायरेक्टर या मैनेजर होंगे और मैनेज करेंगे। मतलब पियोली जो है वो हेड कोच होंगे, वो लीड वही करेंगे एज अ कोच, लेकिन इनको एज अ मैनेजर बनाएंगे। अब वो चीज़ें जो है इनका काम क्या होगा और क्या रोल होगा वो देखना पड़ेगा। और इनकी ज़रूरत इसलिए पेश आई AC मिलान को क्योंकि पाउलो माल्डिनी जो कि एक बहुत ही लंबे अरसे से क्लब को सर्व कर रहे थे, पहले एज अ प्लेयर फिर एज अ मैनेजर डायरेक्टर, तो अब उनकी जगह पे अब चाह रहे हैं कि ज़्लाटान इब्राहिमोविच आए क्योंकि वो एक मोटिवेशनल और एक इंस्पिरेशनल पर्सन भी हैं। वो प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं। उन्होंने जो सीज़न भी जीता था ऑलमोस्ट 11 साल बाद, स्कूडेटा जो जीता था, उसमें भी ज़्लाटान इब्राहिमोविच की वो फेमस स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उनके प्लेयर्स के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो अब ज़्लाटान जो हैं ये अब फैसला उनके हाथ में है। अभी पिछले मैच में हमने देखा कि वो आए थे और स्टैंड्स में थे और बैठे थे, तो अब उन्होंने AC मिलान की मैनेजमेंट के साथ भी ये चीज़ डिस्कस की है। अब वो अपने ऑप्शंस भी देखेंगे कि उनके लिए ये ऑफ़र सही है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी ऑफ़र है, अच्छी जगह से शुरुआत करनी चाहिए इनको मैनेजमेंट। सो नाज़रीन, ज़्लाटान की जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लग रहा है कि बहुत जल्द वो AC मिलान को ज्वाइन कर लेंगे। सो सहरियाब अफरीदी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने फुटबॉल की दुनिया से काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरों से हमें आगाह किया। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद न्यूज़ ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माज अहमद ने, जिनसे हम जानेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से रिलेटेड। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंडर 16 के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। स्पेशली अगर कोचिंग स्टाफ की बात की जाए तो शहजाद अनवर की जगह जो है एक गैर मुल्की स्टीफन को जो है ये खिदमात सौंपी गई है। माज जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। शहजाद अनवर साहब को कोचिंग के ओहदे से हटा दिया गया और अब स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन स्टीफन पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जो 2 मैचेस हैं उन्हीं के लिए दस्तयाब होंगे। अभी जो लेटेस्ट खबर हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो टीम अंडर 16 की सैफ चैम्पियनशिप खेलने गई थी उसके साथ गोलकीपिंग कोच जाफ़र खान जो पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से वो बतौर गोलकीपर काफ़ी मैचेस में शरीक हुए हैं। उनके पास तकरीबन 40+ मैचेस का अपीयरेंसेस रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर उनके साथ साथ साजिद महमूद साहब भी टीम के साथ थे और उनको भी फ़िलहाल उनकी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होना पड़ा है। जी हाँ, बरतरफ कर दिया गया है बिकॉज ही इज़ नॉट नीडेड एनीमोर। अभी सारा फोकस जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। अंडर 23 जो AFC कन्फेडरेशन हुई है उसके कैंप से जो लड़के निकले हैं, फिर अंडर 19 से अगर वो किसी को शामिल करना चाहें तो वो भी, और फिर हमारी मेंस नेशनल साइड है जिसमें हमारे ओवरसीज़ खिलाड़ी भी मौजूद हैं। तो इन तमाम 3 ग्रुप्स को मिलाकर एक फाइनल प्लेइंग 11 का इंतखाब किया जाएगा। माज, आपको लगता है कि स्टीफन अगर 2 मैचेस के बाद भी अगर शानदार कुछ बेहतरी नज़र आती है टीम के अंदर तो क्या वो आगे भी इस मुआहदे को तस्दीक दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ऐसे कुछ चांसेस हैं क्योंकि उनका यहाँ पर अंडर 16 के साथ कोचिंग करना, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल को फ़रोग देने के लिए एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। जी हाँ, मेंस टीम की जो जिम्मेदारी नेशनल साइड की हमारी जिम्मेदारी स्टीफन को दी गई है। अभी वो डिपेंडेंट भी इसी पे है कि अगर वो कामयाबी से हमकिनार करवा देते हैं पाकिस्तान को तो डेफिनेटली उनके मुआहदे में तोसी के बारे में सोचा जाएगा। जिसने रिज़ल्ट दिए हैं और जो पाकिस्तान टीम की दर्जाबंदी बेहतर बनाने के लिए या जो भी पाकिस्तान को इस राउंड में क्वालिफाइंग राउंड में अगले राउंड में जाने के लिए साजगार माहौल बनाता है या उसको तरबियत करता है और कामयाब कराता है पाकिस्तान को, तो डेफिनेटली उसके मुआहदे को हम भी यही चाहेंगे, पाकिस्तानी भी यही चाहेंगे कि वो ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान टीम के साथ रहें। लेकिन अभी इन हालात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। आए दिन खबरें आती हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अभी इतने मौजूद नहीं हैं कि वो इनको लंबे अरसे तक शायद रिटेन कर सकेंगे टीम के साथ।
लेकिन ये बात भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी पाकिस्तानी टीम को किसी ऐसे तजुर्बाकार कोच की ज़रूरत है जिसकी मौजूदगी में पाकिस्तानी टीम अपनी खेल के टैक्टिक्स बेहतर बनाए, हम एज ए यूनिट बेहतर परफॉर्म करने लगे। हमारा जो एक ओवरऑल रिकॉर्ड है हार के शिकस्त पे दर पे नाकामियों के बाद, तो हमारा रिकॉर्ड बुरी तरह अब सामने है लोगों के, और इसको बेहतर बनाने के लिए जो भी कुछ कर सकता है वो तो विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। नहीं, लेकिन माज अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात की जाए तो अब आकर ऐसा लगता है कि वो काफ़ी एक्टिव है और कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं और वो दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल को जो है मज़ीद फ़रोग मिले। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक ने भी कोचेज़ के साथ कुछ जो है अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया, जो कि अगर देखा जाए तो खबर काफ़ी गर्दिश कर रही है। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह परसीव करते हैं इस खबर को कि वाकई हम ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि हारून मलिक साहब ने ही कोचेज़ के साथ ज़्यादती की है, उनको बड़े शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए टीम के साथ मुंसलिक किया। अब जब किसी मैनेजर को, किसी कोच को या इवन कैप्टन को ही अगर अपनी जॉब के बारे में या अपने पोजीशन के बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई यकीनियत नहीं है कि मैं 3-4 माह आगे या अगला पूरा सीज़न खेल सकूंगा, अगर ये यकीनियत नहीं है आपको, तो आप फिर टीम के साथ उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। डर रहता है कि मैं यहाँ पर सिक्योर हूँ या नहीं हूँ, तो इसलिए वो फिर फोकस नहीं कर पाते। जी हाँ, इसी तरह ये अभी जो नासिर इस्माइल साहब साबिक कोच हैं, उनकी तरफ से ये एक खबर शाया हुई है, अखबार में उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने इस तमाम जो इंतज़ामी मामलात में जो अभी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नाक़िस कारकर्दगी रही है, उन्होंने तमाम इल्ज़ामात जो वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक साहब को दिए हैं। उनका कहना ये है कि कोचेज़ को कभी भी आपको इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हायर नहीं करना चाहिए था, और अगर अब आपने हायर किया है तो आपको अब ये जिम्मेदारी भी लेनी होगी कि आप इनके मुस्तकबिल को गारंटी करें। ये तो एक तरह से आप अपने ज़राए को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बार क्या ये उनका मौक़िफ़ है, अभी दूसरी पार्टी का इस हवाले से हमारे पास नैरेटिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक बड़े लंबे अरसे से जितने भी उनको जितनी मरतबा भी कोचिंग और पाकिस्तान की शिकस्त, फिर उन पर यह भी इल्ज़ाम था कि वो टीम के साथ उस तरह हम आहंगी नहीं बनाते। जब टीम किसी दौरा पर जा रही थी, साफ चैम्पियनशिप के लिए भी रवाना होनी थी, तो वो टीम को मिलने भी नहीं आए। इन तमाम इल्ज़ामात को जितनी भी उनको वो एक्यूज़ किए गए हैं, उन्होंने इस बारे में अभी तक रद्द अमल नहीं दिया। तो हम ये तो कुछ नहीं कह सकते, हाँ हमें उनके जवाब का इंतज़ार ज़रूर रहेगा कि वो इन तमाम मामलात को कैसे टैकल करते हैं, लेकिन इससे ये बात मुतासिर ज़रूर होगी कि चेयरमैन जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके ज़िम्मे इलेक्शन की जिम्मेदारी भी है। इमरान जी साहब, अगर देखा जाए तो इलेक्शन के हवाले से फुटबॉल कम्यूनिटी के अंदर काफ़ी चीज़ें और काफ़ी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। बाज़ एग्जैक्टली काफ़ी खदशात हैं इस हवाले से और लोग परेशान हैं, वो जानना चाहते हैं। फीफा की जानिब से डेडलाइन दे दी गई है कि मार्च में अगले साल 2024 तक अगर ये इलेक्शन मुमकिन नहीं होते, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नई इंतज़ामिया नए एजेंडे के साथ नहीं आती, तो पाकिस्तान फुटबॉल का मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में रहेगा। अभी आप जो दीगर मामलात में भी उनकी जो मैनेजमेंट है वो उतनी कामयाब दिखाई नहीं दी है। कुछ ये भी कहना था लोगों का कि उनके पास ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं था, बड़े महदूद ज़राए के साथ उन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है फीफा के साथ और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलके। लेकिन आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान रिजल्ट टेबल पे भी पूरे साल के बाद कोई इतनी खातिर ख्वाह कामयाबी हमारे पास नहीं है, हम कोई टूर्नामेंट भी नहीं जीत पाए हैं। इन्हीं तमाम वाक़यात के पेश नज़र फ़ुटबॉल कम्युनिटी में अब ख़दशात ये लाक हैं कि जो डेडलाइन इनको दी गई है वो ये उस डेडलाइन पे रहते हुए इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं बना सकते, और अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान दोबारा पाबंदी का शिकार हो जाएगा और फिर उसके बाद वो सस्पेंशन या जो पाबंदी का सामना पाकिस्तान को गॉड फॉरबिड करना पड़ता है वो कब हटाई जाएगी और कितने साल के लिए हम फुटबॉल से महरूम रहेंगे। अभी तो हमें चलें थोड़ी सी ये खुशी है कि अगर हम जीत नहीं रहे तो हम फुटबॉल का हिस्सा हैं और हम फुटबॉल को वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग इट होम। आपको याद होगा क्रिकेट में भी हम पर जब श्रीलंकन टीम पर यहाँ पर हमला हुआ था, हम अपनी होम सीरीज बाहर होस्ट करते थे जाके, काफ़ी साल ऐसे रहा है। इसी तरह अब आप ये देखें कि हम इंडिया के साथ हम 89 से लेकर 99 तक हम टेस्ट मैचेस नहीं खेले, 10 साल का गैप रहा है। तो इसी तरह के खदशात अब फुटबॉल कम्युनिटी में भी गर्दिश कर रहे हैं कि अगर अब दोबारा हम बैन हो जाते हैं इतने अरसे बाद, एक हमें ये एक खुशखबरी मिल रही है कि चलें हम पार्टिसिपेट करें, हमारी ख़वातीन
टीम भी पार्टिसिपेट करी है, हमारी मेंस टीम भी कहीं ना कुछ थोड़ी बहुत हमारी हौसला अफजाई हो ही रही है। लेकिन अगर ऐसे मामलात रहेंगे और नॉर्मलाइजेशन कमेटी इस तरह मुसलसल नाकाम होती रहेगी तो पाकिस्तान फुटबॉल का मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में ही रहेगा। सो माज जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, लगता है कि इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात करूँ तो काफ़ी एक्टिव हैं, बाहर से कोचेज़ भी हायर किए जा रहे हैं, कोचेज़ को चेंज भी किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये मैंने आपको बात काटी, अभी तो वो ये कह रहे हैं कि ये मौजूदा इंतज़ामिया जो है वो क्लियरली ये कह चुके हैं कि मौजूदा इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है इंतज़ामी मामलात को लेकर, और हमें खदशा है कि ये इलेक्शन भी बर वक्त नहीं करा पाएंगे और पाकिस्तान में अब फुटबॉल ख़त्म होने जा रहा है। सो नाज़रीन, अब देखते हैं कि इलेक्शन वक्त के ऊपर होते हैं या नहीं होते। लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात की जाए तो इस वक्त इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर दोबारा से फुटबॉल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की अंडर 16 टीम हो या सैफ चैम्पियनशिप हो या वुमेंस फुटबॉल टीम हो, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद जो मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और माज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही उम्दा और दिलचस्प खबरों से हमें आगाह किया और हमारे व्यूवर्स के लिए भी। सो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे फुटबॉल की नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस।